नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के अंतर्गत उसके द्वारा संपूर्ण आर्यावर्त, तत्पश्चात दक्षिणापथ और आठविक राज्यों की विजय के पश्चात उसके राज्य की सीमाओं यानी सीमांत पर स्थित जो राजतंत्रात्मक राज्य और गणराज्य थे, उन गणराज्यों की विजयों के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। देखिए, समुद्रगुप्त की उत्तरापथ, दक्षिणापथ और आठविक राज्यों की विजयों से उसके सीमावर्ती जो राज्य थे, समुद्रगुप्त के राज्य के सीमा पर स्थित जो राज्य और गणराज्य थे, उनके शासकों में भी भय उत्पन्न हो गया। अर्थात समुद्रगुप्त के पराक्रम और उसके जो दिग्विजय अभियान थे, उन दिग्विजय अभियानों ने उन शासकों को एक प्रकार से भयभीत और आशंकित कर दिया। ऐसी स्थिति में इन राज्यों और गणराज्यों के, इन राज्यों के जो नरेश थे और गणराज्यों के जो शासक थे, उन्होंने स्वतः ही समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर सभी प्रकार के कर देना और अपने राज्य पर उसके अधीनस्थ के रूप में शासन करने की जो आज्ञा है, वो प्राप्त करने के लिए उसके दरबार में स्वतः ही उपस्थित होने लगे। समुद्रगुप्त ने भी अपने दरबार में उपस्थित होने वाले इन राज्यों के नरेशों और गणराज्यों के शासकों के प्रति 3 नीतियों का है वो अनुसरण किया: सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणामागमन। अर्थात जो शासक यानी कि उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर स्थित जो राज्य और गणराज्य थे, उन राज्यों और गणराज्यों के जो शासक उसके दरबार में उसे प्रणाम करने के लिए और अपने राज्य पर उसके अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके दरबार में उपस्थित हुए, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार की और जिन्होंने सभी प्रकार के कर देना स्वीकार कर लिया, ऐसे शासकों को समुद्रगुप्त द्वारा अपने अधीनस्थ सामंत के रूप में या अपने अधीनस्थ शासक के रूप में उन्हें उनके राज्य का एक प्रकार से शासन जो प्रबंध है वो संभालने की आज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात सभी प्रकार के कर देने और अपने राज्य पर शासन करने की आज्ञा प्राप्त करने हेतु दरबार में उपस्थित होने और समुद्रगुप्त को अपना अधीश्वर स्वीकार करने की शर्त पर ऐसे शासकों को समुद्रगुप्त के अधीनस्थ या गुप्त सम्राट के अधीनस्थ के रूप में अपने अपने क्षेत्रों पर या राज्यों पर शासन करने की अनुमति प्रदान की। प्रयाग प्रशस्ति में ऐसे पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर स्थित गणराज्यों के नाम का उल्लेख भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से ही पता चलता है कि उसकी जो पूर्वी सीमांत था, पूर्वी सीमांत पर स्थित 5 जो राज्य थे, उनके शासकों ने समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसे अपना अधीश्वर स्वीकार कर लिया। इन राज्यों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है, जिनके ऊपर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। ये राज्य थे समतट, दवाक, कामरूप, कृतपुर और नेपाल, जिनके ऊपर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी, उस पश्चिमी सीमा पर स्थित उन 9 गणराज्यों का उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिनके शासकों ने स्वतः ही समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसे अपना अधीश्वर स्वीकार किया, सभी प्रकार के कर देना स्वीकार किया एवं उसके अधीनस्थ शासक के रूप में अपने प्रांतों पर शासन करने की आज्ञा प्राप्त हुई।
इन गणराज्यों में 9 गणराज्यों का उल्लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अर्थात पश्चिमी सीमा पर स्थित जिन गणराज्यों के शासकों ने समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की, उन 9 गणराज्यों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इन 9 गणराज्यों में मालव, योधेय, अर्जुनायन, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक, इन 9 गणराज्यों का उल्लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि ये गणराज्य किस स्थान पर अवस्थित थे। वर्तमान भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ये जो गणराज्य थे इनकी अवस्थिति क्या थी। यद्यपि इतिहासकारों में इनकी वर्तमान अवस्थिति पर है वो मतभेद है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अनेक इतिहासकारों ने इनकी वर्तमान अवस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, सर्वप्रथम अगर बात की जाए मालव गणराज्य की, तो आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर जायसवाल का यह मानना है कि जो मालव गण है वो समुद्रगुप्त के समय आबू पर्वत से लेकर वर्तमान जयपुर तक का जो क्षेत्र है, इस आबू से जयपुर तक के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में है वो विस्तृत था। यानी जो मालव गण है वो आबू से लेकर जयपुर तक के क्षेत्र में विस्तृत था। इसी प्रकार अर्जुनायन गण, देखिए अर्जुनायन गण के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु आधुनिक इतिहासकार स्मिथ के अनुसार जो अर्जुनायन गण है वो वर्तमान अलवर भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में है वो विस्तृत था। तीसरा था योधेय गण। देखिए, योधेय गण पर भी या योधेय गण की वर्तमान अवस्थिति पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बयाना और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है के आसपास का जो क्षेत्र है वह संभवतः गुप्त काल में योधेय गण के नाम से जाना जाता था, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है यह क्षेत्र गुप्त काल में योधेय गण था। इसी प्रकार मद्रक गण, देखिए मद्रक जाति के जो लोग थे वो मुख्य रूप से झेलम और रावी नदी का जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र था वहां पर अवस्थित थे। इसी कारण इतिहासकारों के अनुसार संभवतः रावी और झेलम नदी के मध्य का जो क्षेत्र है संभवतः मद्रक गणराज्य था। इसी प्रकार आभीर गणराज्य, देखिए इतिहासकारों के अनुसार संभवतः जो आभीर जाति के जो लोग थे वो मूलतः सिंधु, वर्तमान जो सिंध प्रदेश है, सिंधु, सौराष्ट्र और मालवा का जो पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। अर्थात आभीर जो गणराज्य है उसका विस्तार सिंधु, सौराष्ट्र और मालवा के पश्चिमी क्षेत्र तक है वो विस्तृत है। इसी प्रकार प्रार्जुन जो गणराज्य है उसके बारे में डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि संभवतः प्रार्जुन जो गणराज्य था वो संभवतः पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में विस्तृत था। इसी प्रकार सनकानिक जो गणराज्य है उसके बारे में भी इतिहासकारों का यह मानना है कि संभवतः जो सनकानिक जो गणराज्य था वो पूर्वी मालवा वाले क्षेत्र में है वो विस्तृत था। इसी प्रकार काक नामक जो गणराज्य था उस पर काक गणराज्य की अवस्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर स्मिथ ये मानते हैं कि काक लोग जो है वो संभवतः काकनाद प्रदेश अर्थात आधुनिक मध्य प्रदेश का सांची वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में है वो रहते थे और इसी कारण संभवतः इस प्रदेश को है वो काक गणराज्य के नाम से जाना जाता था। एक और जो गणराज्य रह गया खरपरिक।
देखिए, आधुनिक इतिहासकार भंडारकर का यह मानना है कि खरपरिक गण के जो लोग थे वो आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य के दमोह वाले क्षेत्र में निवास करते थे। अर्थात जो खरपरिक गणराज्य है वो वर्तमान मध्य भारत के दमोह है और उसके आसपास के क्षेत्रों तक है वो विस्तृत है। देखिए, समुद्रगुप्त के द्वारा अपने पूर्वी और पश्चिमी सीमांत पर स्थित इन राज्यों और गणराज्यों के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के बाद समुद्रगुप्त के पराक्रम और यश में है वो अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसका परिणाम यह निकला कि इन सीमांत गणराज्यों से भी परे जो विदेशी राज्य थे और जो विदेशी शासक थे उनमें भी भय और आशंका की जो लहर है वो व्याप्त हो गई। भय और आशंका की जो लहर है वो व्याप्त हो गई। समुद्रगुप्त ने इसके पश्चात अपने दिग्विजय जो अभियान है वो मुख्य रूप से विदेशी राज्यों के ऊपर है वो केंद्रित करने का प्रयास किया। समुद्रगुप्त की संपूर्ण भारतवर्ष की जो विजय थी उसके जो दिग्विजय अभियान थे जिसके परिणाम स्वरूप उसने संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया था और अधीन करने में सफल रहा था, उसके पराक्रम और यश से भयभीत और आशंकित जो विदेशी शासक थे उन्होंने स्वतः ही उसके दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ कर दिया और उससे मैत्री की प्रार्थना जो है वो प्रस्तुत करने लगे। समुद्रगुप्त ने भी समयानुकूल और परिस्थिति अनुकूल आचरण करते हुए इन विदेशी शासकों की मैत्रीपूर्ण प्रस्तावों को सहर्ष स्वीकार किया और उनके प्रति 3 भिन्न भिन्न नीतियों का जो है वो अनुसरण किया। ये नीतियां थी आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्वमंदक स्वीकार करना। देखिए, आत्मनिवेदन से तात्पर्य क्या है? अर्थात जो विदेशी शासक स्वतः ही गुप्त सम्राट के समक्ष भेंट आदि लेकर उपस्थित हुए और बिना किसी शर्त के समुद्रगुप्त को अपना अधीश्वर स्वीकार कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, समुद्रगुप्त के द्वारा उन्हें अपने अधीनस्थ शासक के रूप में उनके राज्य का जो प्रशासन है उन्हें वापस सौंप दिया गया। दूसरी जो नीति अपनाई गई वो थी कन्योपायन। देखिए, अनेक शासकों को यद्यपि समुद्रगुप्त के द्वारा अपने दरबार में उपस्थित होने पर अनेक शासकों को और अधीनता स्वीकार करने पर उनका जो राज्य है वो वापस लौटा दिया गया, परंतु इस संधि को स्थायी रूप प्रदान करने और पूर्ण स्वामी भक्ति, इस संधि को स्थायी रूप प्रदान करने और इन जो अधीनस्थ शासक थे, ये जो विदेशी शासक थे, इन विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त के प्रति जो अपनी स्वामी भक्ति है उसको प्रदर्शित करने के लिए अपनी राजकुमारियों का जो विवाह है वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त या गुप्त राजकुमारों के साथ है वो करना सहर्ष स्वीकार कर लिया, ताकि इस मैत्री संधि को, इन मैत्री संधियों को स्थायी रूप प्रदान किया जा सके। अर्थात समुद्रगुप्त के द्वारा इन दरबार में उपस्थित होने वाले तथा अधीनता स्वीकार करने वाले विदेशी शासकों के साथ संधि को स्थायी रूप देने के लिए इन शासकों की राजकुमारियों के साथ या तो समुद्रगुप्त स्वयं के द्वारा या गुप्त राजकुमारों के साथ है वो विवाह जो है वो किए गए। इसका उद्देश्य एक प्रकार से संधि को स्थायी रूप देना ही था। तीसरी जो नीति अपनाई गई थी वो थी गुरुत्वमंदक स्वीकार करना। देखिए,
समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होने वाले ये जो विदेशी शासक थे, ये भारी भेंट के साथ समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुए और समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर समुद्रगुप्त को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। परंतु इसके बदले उन्होंने अपने विषय यानी विषय जिसे भुक्ति भी कहा गया है, यानी अपने राज्य के प्रशासन पर स्वशासन करने के लिए गुप्तों की राजमुद्रा अर्थात गुरुड़ की मुद्रा अंकित राजमुद्रा को सहर्ष वो स्वीकार किया। अर्थात ऐसे शासकों ने अपने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए गुप्तों की राजमुद्रा जिसके ऊपर गुरुड़ की आकृति अंकित थी, उस गुरुड़ की आकृति अंकित मुद्रा को अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु स्वीकार किया। अर्थात एक प्रकार से गुप्त सम्राट के अधीन शासक के रूप में शासन करने की अनुमति प्राप्त करने और अपने राज्य पर स्वशासन करने की जो आज्ञा है वो प्राप्त करने के साथ साथ गुप्तों की राजमुद्रा जिस पर गुरुड़ की आकृति अंकित थी उसे स्वीकार किया। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो विदेशी शासक थे समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुए, उसकी अधीनता स्वीकार की और अधीनता के सूचक के रूप में उन्होंने अपना समस्त प्रशासनिक कार्य के संचालन हेतु गुप्तों की राजमुद्रा अर्थात गुरुड़ की आकृति अंकित मुद्रा को स्वीकार किया। अर्थात उन राज्यों के शासकों द्वारा जो भी राजाज्ञाएं जारी की जाती थी वो गुप्त सम्राटों के नाम पर जारी कर उनके ऊपर गुरुड़ की मुद्रा अंकित की जाती थी। इसका तात्पर्य ये था कि एक प्रकार से वो गुप्त सम्राट के अधीनस्थ के रूप में आज्ञाएं जारी कर रहे थे, क्योंकि उन आदेशों के ऊपर गुप्त सम्राट की मुद्रा अंकित है वो की जाती थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त के द्वारा इन विदेशी शासकों की जो मैत्री है उस मैत्री को स्वीकार कर उनके साथ आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्व मंदक की जो नीति है उसका अनुसरण किया गया। देखिए ये विदेशी प्रश्न ये उठता है कि ये विदेशी शासक कौन कौन थे। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें इन विदेशी शासकों के बारे में भी पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति में इन विदेशी शासकों का नामोल्लेख भी मिलता है, कहीं पर उनकी उपाधियों का उल्लेख भी मिलता है। इन विदेशी शासकों में पहला जो शासक था जिसका नामोल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है वो है देवपुत्र शाही शाहानुशाही। देवपुत्र शाही शाहानुशाही। प्रश्न ये उठता है कि ये देवपुत्र शाही शाहानुशाही कौन था। देखिए प्रयाग प्रशस्ति में यही नाम उल्लेखित मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित इस नाम के सर्वप्रथम देवपुत्र लगाया गया है। चीनी स्रोतों और कुषाणों के समकालीन जो अभिलेख हैं उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कुषाण शासकों ने भी सर्वप्रथम चीनी शासकों के अनुसरण में यानी चीनी शासकों की देखा देखी उनके अनुसरण में सर्वप्रथम देवपुत्र की उपाधि है वो धारण करना प्रारंभ की थी। अर्थात इससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः यह देवपुत्र शाहानुशाही जो है वो एक प्रकार से परवर्ती कुषाण शासक ही थे, जो गुप्तों के शक्तिशाली हो जाने पर एक प्रकार से उत्तर भारत से जो भारत की मुख्य भूमि से खदेड़कर उत्तरी पश्चिमी भारतीय की सीमा तक है वो सीमित कर दिए गए थे। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार संभवतः उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी भारत की बाह्य सीमाओं पर है वो राज्य करने वाले कुषाणों का ही वंशज है वो संभवतः देवपुत्र शाहानुशाही था, जो समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुआ। प्रयाग प्रशस्ति में जो दूसरे विदेशी शासकों का उल्लेख मिलता है वो थे शक। देखिए शक संभवतः
पश्चिमी भारत के अवंती और सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसमें शासन करने वाले क्षत्रप थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। तीसरा जो नामोल्लेख मिलता है मुरुंड। देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शक और मुरुंड एक ही थे, परंतु जो चीनी विवरण प्राप्त होते हैं, अर्थात जो चीनी ग्रंथ प्राप्त होते हैं और जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उन जैन ग्रंथों और चीनी विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि जो मुरुंड है वो शकों से पृथक एक अलग जाति थी और संभवतः गुप्तों के उत्कर्ष के समय मुरुंड राज जो है वो आर्यावर्त यानी उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, जो संभवतः गुप्तों के शक्तिशाली होने के साथ साथ एक प्रकार से उत्तरी पश्चिमी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक वो सिमट कर रह गया था। प्रयाग प्रशस्ति में एक और जो विदेशी शासक है जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है वो है सिंहलदीप और सर्वद्वीप के शासक। देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के पराक्रम और उसकी वीरता से और उसके दिग्विजय अभियानों से आतंकित होकर भारत का जो पड़ोसी सिंहलदीप अर्थात श्रीलंका और जो सर्वद्वीप थे, अब ये सर्वद्वीप कौन कौन से थे इसका विशिष्ट जो उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता। अर्थात सिंहलदीप और सर्वद्वीप के जो शासक थे उन्होंने भी समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और ये सिंहलदीप जो है ये सिंहलदीप है वो श्रीलंका को ही कहा जाता था और इसकी पुष्टि जो है वो समकालीन जो चीनी विवरण है उनसे पुष्टि भी इसकी होती है। चीनी विवरणों से ही हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के समय या समुद्रगुप्त का जो समकालीन सिंहलदीप यानी श्रीलंका का जो शासक है वो मेघवर्ण था। सिंहलदीप के अलावा प्रयाग प्रशस्ति में जिन सर्वद्वीप का उल्लेख मिलता है उन सर्वद्वीपों में कौन कौन से द्वीप सम्मिलित थे इसका स्पष्ट विवरण जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त नहीं होता, लेकिन संभवतः ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है कि जावा, सुमात्रा, बाली और ये जो द्वीप थे संभवतः इन द्वीपों के शासकों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी। देखिए, समुद्रगुप्त की जो एक और महान उपलब्धि मानी जाती है वो है उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का संपादन, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है और जिसकी पुष्टि समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित किए गए सिक्कों से भी होती है। समुद्रगुप्त का जो अश्वमेघ प्रकार का जो सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक घोड़े को यज्ञ यूप से यानी यज्ञ के स्तंभ से बंधा हुआ दिखाया गया है, उससे भी समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए जाने की पुष्टि होती है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से ही हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा अपनी इस संपूर्ण भारत की विजय के उपलक्ष्य में अर्थात अपनी इस दिग्विजय की उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्राचीन भारत में जो चक्रवर्तियों की जो परंपरा थी उस परंपरा का अनुसरण करते हुए समुद्रगुप्त के द्वारा क्षत्रियोचित अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान है वो संपन्न किया गया, जिसकी पुष्टि अनेक साक्ष्यों से होती है। सर्वप्रथम तो उसकी पुष्टि स्वयं प्रयाग प्रशस्ति से ही होती है। दूसरा जो उसकी पुष्टि करने वाला जो साक्ष्य है वो है समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित किए गए अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। तीसरा जो स्रोत है वो है प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह वाकाटक नरेश के साथ हुआ था। उस प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। और जो चौथा जो साक्ष्य है
वो है कुमारगुप्त प्रथम का विलसड, जिसे भिलसद अभिलेख भी कहा जाता है। उस भिलसद अभिलेख से भी समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपादन किए जाने का उल्लेख मिलता है। और जो पांचवा स्रोत है वो है स्कंदगुप्त, जिसने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया था और जो गुप्त शासकों में अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसने हुनों की प्रगति को रोका और एक प्रकार से गुप्त साम्राज्य को विखंडित होने से बचाया। उस स्कंदगुप्त का जो कानपुर के निकट भीतरगांव अभिलेख है, उस भीतरगांव अभिलेख से भी समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ है वो संपन्न किए जाने का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई अश्वमेध यज्ञ तो समुद्रगुप्त से पूर्व अनेक शासकों और भी अनेक शासकों ने किए थे। देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने का महत्व इसलिए है क्योंकि समुद्रगुप्त के जो पूर्ववर्ती जो अनेक राजा थे उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ वो संपन्न किए थे, परंतु वे वास्तविक चक्रवर्ती यानी कि वो जो प्राचीन जो चक्रवर्तियों की जो परंपरा थी उस परंपरा का अनुसरण नहीं कर पाए थे। अर्थात वे वास्तविक चक्रवर्ती सम्राट के समक्ष संपूर्ण भारत को एक छत्र शासन के नीचे नहीं ला सके थे। चक्रवर्ती से तात्पर्य है जिसने भारत की भौगोलिक सीमाओं का चारों दिशाओं में विस्तार किया हो। और समुद्रगुप्त से पूर्व जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे वे इस वास्तविक चक्रवर्ती की अवधारणा को पूर्ण नहीं कर पाए थे। समुद्रगुप्त ही ऐसा पहला शासक था जिसने प्राचीन चक्रवर्तियों की इस अवधारणा को एक प्रकार से क्षत्रियोचित रूप से धरातल पर है वो साकार किया था। इसी कारण समुद्रगुप्त को है वो वास्तविक चक्रवर्ती सम्राट कहा जा सकता है। देखिए, वास्तविक रूप में जो अगर राजनीतिक अखंडता की बात की जाए तो वास्तविक रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर कोई ऐसा सम्राट था जिसने भारत को एक प्रकार से राजनीतिक अखंडता प्रदान की, भारत को एक प्रकार से राजनीतिक अखंडता प्रदान की, ऐसा शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समुद्रगुप्त ही था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शताब्दियों बाद पुनः चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुआ था। तो ये थी समुद्रगुप्त जो कि एक शक्तिशाली गुप्त सम्राट था, उसकी उपलब्धियां। अगले टॉपिक में हम वर्धन वंश, मुख्य रूप से हर्षवर्धन का एक योद्धा के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, धर्म, कला, साहित्य और संरक्षक के रूप में हम मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।